एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ये जो चैप्टर है इसका नाम अब चेंज हो गया है, नाम हो गया है महात्मा गांधी थ्रू द आईज ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें वी आर स्टडिंग व्हाट महात्मा गांधी डिड, उन्होंने क्या क्या करा, हमें फ्रीडम कैसे दिलाया, वो कौन थे, वो कैसे हमारे फादर ऑफ नेशन बने, दैट ऑल वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर। तो इसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 की वीडियो जिसमें मैंने स्टार्टिंग पढ़ाई है चैप्टर की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर तुमने पहला चैप्टर मतलब स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके पहले वो देख लो। आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक 3 द सॉल्ट सत्याग्रह की केस स्टडी से। ओके, पहले हम पढ़ चुके हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हु वाज गांधी जी, कैसे वो लीडर बने, एक नेशनल लीडर। आज हम जो वर्ल्ड फेमस दांडी मार्च गांधी जी ने करवाई थी उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन द सॉल्ट सत्याग्रह केस स्टडी। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया दैट नॉन कॉपरेशन, लास्ट वीडियो में हमने नॉन कॉपरेशन पे छोड़ दिया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा जो इंसिडेंट था उसके बाद बंद कर दिया गांधी जी ने। क्यों? बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट 20+ पुलिसमैन मर गए थे एंड गांधी जी की मेन स्ट्रैटेजी क्या थी? अहिंसा। वो किसी को मरने नहीं देना चाहते थे। तो ही फेल्ट और ब्लेम ऑन हिम, उन्हें लगा कि उनकी वजह से ये सब हुआ है एंड उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया एंड उनको जेल हुई। जब वो जेल से बाहर आए तब भी उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर एंटर नहीं करा, काफी टाइम तक उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करा। ही वॉज डूइंग सोशल रिफॉर्म्स। देखो उस समय पे इंडिया में लो कास्ट, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने उन कुनीतियों को, जैसे जो इनको कहते हैं हम, जैसे कि जो सोशल इविल्स है, जो गलत बातें उस जमाने में इंडिया में थी, उनकी तरफ सोसाइटी को रिफॉर्म करना शुरू करते। बिकॉज अंदर से वो यही मानते थे कि जब तक हम अपनी सोसाइटी के इविल्स को नहीं निकालेंगे तब तक ब्रिटिशर्स को भगाने का भी कोई फायदा नहीं है। 1928 के अंदर ही केम बैक टू पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में वो दोबारा एंटर करते हैं जब इंडिया के अंदर साइमन कमीशन आती है। वी ऑल हैव स्टडीड साइमन कमीशन इन 10th also and in 7th also. So you will tell me in the comment section that what was the साइमन कमीशन। ठीक है, तो जब साइमन कमीशन आती है सर साइमन लेकर आते हैं उसको, और सब लोग क्या कहते हैं? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जब साइमन गो बैक के नारे पूरे इंडिया में लग रहे होते हैं, क्या होता है उस कमीशन में? मेनली इस कमीशन का यही होता है कि जो अंग्रेजों के मुताबिक के रूल्स हमारी कंट्री में लग रहे होते हैं, डिटेल यू विल टेल मी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली एंड उसमें कोई इंडियन होता ही नहीं है, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। एंड क्या होता है, पूरा एक मूवमेंट एंड एक स्ट्रगल लॉन्च होता है अगेंस्ट द साइमन, सर साइमन। तो उस समय पे महात्मा गांधी मूवमेंट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो पॉलिटिक्स के अंदर वापस आते हैं। तो जो ये साइमन का गो बैक वाला जो ये कैंपेन चल रही थी, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते बट अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, यानी कि अपना आशीर्वाद दे देते हैं दैट यस ही इज सपोर्टिंग इट। सेकेंडली, बारडोली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में हुआ था, पीजेंट्स का सत्याग्रह था। ये क्रॉप फेलियर हुआ था, तब भी इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने बारडोली के अंदर, बारडोली गांव में, एंड टैक्सेस बढ़ा दिए थे और जो टैक्स नहीं दे पा रहा था उनकी जमीनें हड़प रहे थे। तो पीजेंट्स का क्रॉप फेलियर हुआ, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो बारडोली सत्याग्रह हुआ उसी साल में। उसमें भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं करा बट ही गेव हिज ब्लेसिंग्स। अब दिसंबर 1929 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है इन लाहौर। 1 मार्कर में आएगा और अभी से नहीं 7th क्लास से हम इसको पढ़ रहे हैं। जिसमें कांग्रेस के इस सेशन के अंदर क्या होता है, नेहरू जी को यंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, यानी कि अब जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट अब नेहरू जी को बना दिया जाता है। ही वॉज यंग एट दैट टाइम, और ये दिखता है उससे कि अब जो लीडरशिप है वो ओल्ड लोगों से यंग लोगों में पास ऑन हो रही है। एंड उस दिन 1929 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में लाहौर के अंदर एक प्रोक्लेमेशन जारी होता है। एक वो लोग एक बोलते हैं कि नाउ वी आर डिक्लेयरिंग आर पूर्ण स्वराज। हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते हैं? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम। और उसके बाद से पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है एंड उसके बाद से जो गांधी जी है ही ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में
कांग्रेस डिक्लेयर कर देती है। एंड उसके बाद 26 जनवरी को 1930 के दिन इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। 26 जनवरी, जब अब 26 जनवरी को अभी तो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, बट उस समय पे 1930 में 26 जनवरी और 1930 के अंदर हमारा इंडिपेंडेंस डे बना था। गांधी जी पूरी मतलब आप कह सकते हो सजेशंस दे रहे थे, वो एक्टिवली सामने नहीं आ रहे थे बट पीछे से पूरा वो सजेशन दे रहे थे, सब कुछ वो कांग्रेस लीडर्स को बता रहे थे। क्या हुआ, फ्लैग होइस्ट हुआ और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लोगों ने गाए। गांधी जी ने क्या क्या बताया, उन्होंने टाइम ऑफ मीटिंग बताया। गांधी जी ने कहा कि ये जो बुलावा जाएगा ना लोगों को कि हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर रहे हैं, अपना झंडा फहराना है, तो उसके लिए हम अपने ट्रेडिशनल वेज में लोगों को बुलाएंगे, लेटर नहीं भेजेंगे। बीटिंग ऑफ ड्रम्स, जैसे पहले ज़माने में वो नगाड़े लेके जाते थे ना ड्रम्स बजा के, तो उससे लोगों ने एक दूसरे को बताया कि अब इंडिया इज डिक्लेयरिंग द पूर्ण स्वराज। और प्लेज ली, क्या प्लेज ली लोगों ने, इंडिया के हर एक लोगों ने, गांधी जी ने कहा कि हर गांव इकट्ठा आएगा और सबने प्लेज ली कि नाउ वी आर केपेबल ऑफ फ्रीडम, यानी कि हम खुद में सशक्त हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इज अ राइट, ऐसा सब लोगों ने प्लेज ली। और सेकेंडली ये कहा अगर कोई इंसान या कोई गवर्नमेंट हमें हमारा फ्रीडम नहीं देगी तो हम उसको अबॉलिश कर देंगे। मतलब ये हिंट किस पे जा रहा है, ब्रिटिशर्स पे। अगर ब्रिटिशर्स हमें हमारी आज़ादी नहीं देंगे तो हम उनका खात्मा कर देंगे। तो ये पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर हो जाता है, 26 जनवरी 1930 को। एंड ये बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि अब बिल्कुल ब्रिटिशर्स को भगाना है, फ्रीडम इज अ सोल राइट, और जो हमें फ्रीडम नहीं देगा वी विल अबॉलिश देम। तो ये हो जाता है हमारा टॉपिक 3 कंप्लीट। अब आते हैं 3.1 पे, दांडी मार्च। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के डे पे जो महात्मा गांधी है वो कह देते हैं दैट ही विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, अब सॉल्ट लॉ क्या था, वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था दैट ही विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग ऑन सॉल्ट। वो सॉल्ट निकालेंगे समुद्र में से और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देंगे। देखो जो मोनोपोली बना रखी थी हमारे अंग्रेजों ने सॉल्ट के ऊपर, देखो सॉल्ट है हर एक हाउस होल्ड में यूज होता था, तो इन्होंने सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली, मतलब कि कोई और सॉल्ट बना ही नहीं सकता था। अगर किसी को अपने घर के लिए सॉल्ट चाहिए तो वो अपने आप नहीं बना सकता है सॉल्ट, उसे हाई रेट्स पे मार्केट से जाके खरीदना पड़ेगा। नमक तो हर कोई यूज करेगा, बिना नमक का कोई खाना थोड़ी खा सकता है, तो ज्यादा पैसे लोगों को भरने पड़ रहे थे उस समय पे नमक के लिए, और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था लोगों के लिए। तो गांधी जी ने उस दिन डिक्लेयर कर दिया दैट ही विल डू अ सॉल्ट मार्च। वो सॉल्ट वाला जो लॉ है उसको ब्रेक करेंगे, जो अंग्रेजों ने कहा था कि कोई और सॉल्ट नहीं बना सकते, उस लॉ को ब्रेक कर देंगे। एंड दिस शोज हिज विजडम कि उन्होंने सॉल्ट को ही क्यों चुना, उन्होंने और किसी चीज को क्यों नहीं चुना। तो मैं आपको बता रही हूँ क्यों नहीं चुना। देखो हर चीज में कोई भी मुद्दा पकड़ोगे धर्म आ जाता है, बट ये जो सॉल्ट वाला इशू था इसमें हर एक धर्म के लोग थे। क्यों, क्योंकि सॉल्ट तो हर के घर के खाने में डलता है, हर एक हाउस होल्ड्स को शॉप करने के लिए जाना पड़ता था, खरीदने के लिए शॉप्स पे जाना पड़ता था, हाई रेटों पे, ज्यादा दामों के ऊपर नमक। तो इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर एक कैटेगरी का लोगों को एसोसिएट हुए वो उससे, और हर एक ने सॉल्ट मार्च के अंदर गांधी जी का फिर साथ दिया। तो यहाँ में गांधी जी की विजडम यानी कि उनकी समझदारी, उनका विटी नेचर हमें दिखाई देता है। इससे उन्हें क्या लगा कि वाइड नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे आएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे आएंगे, एंड वो एडवांस में नोटिस भी दे देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मैं सॉल्ट मार्च करूंगा, तुम ये सॉल्ट वाला जो ये लॉ है इसे हटा दो। ठीक है, वो वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को ये लेटर भेज देते हैं, बट इरविन ज्यादा बन रहा होता है उस समय पे अपने आप को, वो उसको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, एंड वो सॉल्ट वाले जो उन्होंने लेटर भेजा होता है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं हमारे गांधी जी 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू करते हैं, अपने आश्रम से जो साबरमती में है, वहां से वो क्या डिसाइड करते हैं, वो दांडी जाएंगे जो समुद्र के पास का इलाका है, वहां पे जाके वो नमक बनाएंगे और जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक कर देंगे। अगर लॉ ब्रेक करें मतलब गांधी जी क्रिमिनल बन जाएंगे। तो गांधी जी आश्रम से निकले, 3 हफ्तों बाद गांधी जी पहुंच जाते हैं हमारे दांडी में, और फिस्टफुल मुट्ठी भर सॉल्ट बनाते हैं वो, एंड वो ब्रिटिशर्स का लॉ तोड़ देते हैं, एंड उससे क्या हो जाता है, ही बिकेम अ क्रिमिनल इन द आईज ऑफ ब्रिटिशर्स। अब वो क्या बन गए थे, क्रिमिनल बन गए थे ब्रिटिशर्स के आंखों के सामने। अब ऐसे ही जैसे दांडी में हुआ था, इंडिया में, पूरे इंडिया में हर जगह पे सॉल्ट मार्च होने लग गई, सब लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, अब ये चुपचाप नहीं बैठते। जैसे नॉन कॉपरेशन के टाइम पे इन्होंने बहुत लोगों को जेल में डाला था, लोगों ने बॉयकॉट करनी शुरू कर दी थी, स्कूल बंद और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद करे थे, वैसे ही अब की बार इन्होंने जब लोगों ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा तो इन्होंने 60,000 इंडियन को अरेस्ट कर लिया, उठा के जेलों में डाला, जेलों में जगह ही नहीं बची थी। एंड गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे। एंड ये जो था ना,
इसके अंदर यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रगल जिसमें वुमेन तक इन्वॉल्व थी। ओके, अब एक आपकी बुक में बता रखा है, एक लोकल विलेज वासना के अंदर क्या हुआ, हमारा गांधी जी ने जो वहाँ के लॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग थे वहाँ के, उनको बुलाया और उनको बताया, देखो जब तक तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब तक तुम अनटचेबल्स को सर्व नहीं करोगे, तुम्हें स्वराज यानी कि तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगा, जब तक तुम ये अनटचेबिलिटी को मानते रहोगे तब तक तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल सकता। तो बड़े बड़े जमींदार को, लॉर्ड्स को ये कहा कि यू हैव टू रिमूव दीज सोशल इवल्स। सेकेंडली उन्होंने कह दिया कि स्वराज तभी मिलेगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और जितने भी धर्म हैं इंडिया के अंदर, जब तक वो इकट्ठे नहीं आते तब तक फ्रीडम भूल जाओ। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसके अंदर कि मेन और वुमेन ने पार्टिसिपेट करा। जो गवर्नमेंट थी ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट से लोगों ने रिज़ाइन लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, बड़े बड़े गाँव में गए वो, और जो बड़े बड़े लोग उनमें काम कर रहे थे गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो उनको बोला कि तुम उसकी जॉब छोड़ दो, हमें उनके लिए काम नहीं करना। तो लोगों ने रिज़ाइन करा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर हुई। लोगों ने लिखा कि गांधी जी की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने जब सॉल्ट मार्च डिक्लेयर करी तो अंग्रेजों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, उन्हें लगा कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे गांधी जी की स्ट्रेंथ बढ़ती रही। एक जो अमेरिकन न्यू मैगजीन टाइम्स, एक मैगजीन थी अमेरिकन मैगजीन, तो उसमें वो गांधी जी के बारे में छापते थे। शुरुआत में जब गांधी जी ने ये मार्च करने की सोची तो वो गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने गांधी जी को बोला स्पिंडली फ्रेम्स, यानी कि उनके वो चश्मे के ऊपर वो कहने लगे एंड लायन, स्पिंडली फ्रेम्स एंड लायन। तो वो गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे एक तरीके से कि ये कहाँ इतनी दूर उनकी फिजिकल अपीयरेंस, आपने देखा था कि पतले से थे, गांधी जी लाठी लेके चलते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ इतनी दूर 3 हफ्तों का सफर करके पहुंच पाएंगे। ही विल सैंक ऑन द ग्राउंड इन द सेकेंड डे ओनली। उन्होंने कह दिया दूसरे दिन पे, पहले दिन पे स्पिंडली फ्रेम लिखा, दूसरे दिन पे उन्होंने छापा अपनी मैगजीन में कि ये तो ही विल सैंक ऑन द ग्राउंड, वो तो गिर ही जाएंगे मिट्टी के अंदर, वो नहीं पहुंच पाएंगे हमारे साबरमती से दांडी के अंदर। बट क्या हुआ, एक वीक के अंदर अंदर उनका बिल्कुल ही चेंज हो गया नजरिया गांधी जी को देखने का। ही वॉज सो एनर्जेटिक, उनको इतने सारे लोग सपोर्ट करने आ रहे थे, एंड वो इतनी ज्यादा उम्र के अंदर भी, इतने पतले से होकर भी फिजिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और वो दांडी तक पहुंचते हैं। एक हफ्ते के अंदर ही जो अमेरिकन मैगजीन उनका मजाक उड़ा रही थी, दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम सेंट एंड स्टेट्समैन। अब वो भी गांधी जी की इज्जत करने लग गए थे, एंड ब्रिटिशर्स एंशियस हो गए। अब अमेरिकन भी उनकी इज्जत कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स अब परेशान हुए। अब उन्हें डर लगा कि भैया ये क्या कर दिया, हमने तो गांधी जी को हल्के में ले लिया था। तो अब जो अमेरिकन मैगजीन जो मजाक उड़ा रही थी गांधी जी का, नाउ दे स्टार्टेड कॉलिंग गांधी जी सेंट एंड स्टेट्समैन। तो यहाँ तुम देख रहे हो किस तरीके का उनका जो विचार थे बदल गए जब उन्होंने उनकी रियल पार्ट देखी। तो विद दिस आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3.3 डायलॉग्स। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द दांडी मार्च एंड उसके बाद क्या हुआ था। लेट्स स्टडी। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायलॉग्स। तो देखो ये जो दांडी मार्च थी, इट वाज वेरी सक्सेसफुल और बहुत अलग था ये बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला रीजन क्या था कि महात्मा गांधी वर्ल्ड स्टेज पे पता चल गए वो ऐसे वैसे नहीं है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिकन एंड यूरोपियन मैगजीन्स उनके बारे में छापने लग गई थी अपने अखबारों में। वुमेन का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ इस स्ट्रगल के अंदर। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें इतना नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा हुआ। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका नाम आपको याद रखना है। शी वॉज अ वुमेन एक्टिविस्ट एंड इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक करा, इन्होंने लिकर लॉज ब्रेक करे, एंड ये कई बार जेल भी गए, एंड शी वॉज इन द फोरफ्रंट। और इन्होंने ही गांधी जी को बोला कि आप वुमेन को भी अलाउ करो इस मूवमेंट में आने के लिए। थर्ड क्या था कि जो ये दांडी मार्च हुआ, इससे पता चल गया कि जो ब्रिटिश राज है वो ज़्यादा टाइम तक अब नहीं टिक सकता है। तो देखो लंदन में क्या होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है हमारी लंदन के अंदर। और कब होती है ये, 1 नवंबर 1930 को। इस समय पे इस पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे नहीं गए थे, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में सारा का सारा साथ दे रहे थे, हमारा बड़े बड़े लीडर्स, वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए हो रही थी, इंडिया के ऊपर बातचीत करने के लिए ही हो रही थी, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। तो इसमें इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स तो थे ही नहीं। उसके बाद 1931 में गांधी जी रिलीज हो जाते हैं प्रिजन से, उनको जेल हो गई होती है ना सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, रिलीज हो जाते हैं। जब गांधी जी 1931 में प्रिजन से बाहर आते हैं तो वो बातचीत में लग जाते हैं लॉर्ड इरविन के साथ। इरविन जिनको उन्होंने कहा था सॉल्ट लॉ तोड़ूंगा, उसने हल्के में ले लिया था,
वो वाला लॉर्ड इरविन। तो उनसे गांधी जी की बातचीत होती है, बहुत सारी ये जो बातचीत होती है उसका एक रिजल्ट निकल के आता है, गांधी इरविन पैक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी। अगर तुम आगे पॉलिटिकल लोगे या अगर तुम आगे 12th के बाद जो भी कोर्स करोगे उसमें हिस्ट्री लोगे तो ऑब्वियस है इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो अब तुम्हें इस चीज़ को ध्यान रखना है अभी से। व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट? तो गांधी जी डिस्कशन करते हैं, कब हुआ था? 1931 में, जब गांधी जी रिलीज हुए उसके बाद गांधी जी और ये जो हमारे इरविन है ये कुछ क्या करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं। इनमें से 3 नेगोशिएशन के बारे में हमें बता रखा है, और भी थी। एक तो ये हुआ, गांधी जी ने कहा ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस, ये क्या था, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने को बोला गया, सिविल डिसोबीडियंस। इन्होंने गांधी जी ने बोला हम सिविल डिसोबीडियंस बंद कर देंगे, तुम हमारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दो, जिनको तुमने 60,000 लोगों को जेल में लगाया है तुम बाहर निकाल दो, और जो सॉल्ट लॉ है उसको भी हटा दो, लोकल मैन्युफैक्चरर्स समुद्र के पास जाके आराम से सॉल्ट बना सके और सॉल्ट के प्राइस कम कर दो, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा गांधी इरविन पैक्ट। अब ये जो गांधी इरविन पैक्ट था इसको लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा। किनने? रेडिकल लोगों ने। क्यों करा? बिकॉज देखो उस समय पे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना था ब्रिटिशर्स के ऊपर, एंड लगने लगा था कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी। बट जब ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ तो जो रे ऑफ होप थी हमें फ्रीडम मिलने की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कई लोग गांधी जी को इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने ये गांधी इरविन पैक्ट साइन क्यों किया। अब आ गई हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कब हुई? 1931 के अंदर हुई थी, और इसमें गांधी जी गए थे टू रिप्रेजेंट कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्कर्स। मल्टीपल चॉइस, देखो तुम्हारे बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस, अब तो वेटेज बढ़ गई है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो गांधी जी गए कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें, और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से दिखाया, कहाँ हुई थी? लंदन में, कि वो पूरे इंडिया का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कांग्रेस का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया का, 1 पार्टी होल नेशन की। गांधी जी गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो मतलब वो पूरे इंडिया का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इस समय पे अब इंडिया से ही कुछ लोग खड़े हो गए कि नहीं, कांग्रेस तो हमारा इंटरेस्ट शो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग खड़ी हो गई कि हमारे लिए गांधी जी बातचीत करने नहीं जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट ये नहीं समझते। प्रिंसेस, मतलब जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे वो खड़े हो गए कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट ये नहीं समझते। एंड थर्ड, डॉक्टर BR अम्बेडकर खड़े हो गए कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दलितों के हक के बारे में नहीं लड़ती है। तो 3 फैक्शन बन गए, 3 ग्रुप्स बन गए हमारे इंडिया के अंदर, जो कहने लगे कि हमें जो ये गांधी जी रिप्रेजेंट करने गए इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑन द वर्ल्ड कंट्री वाइड बेस, उसको हम मानते नहीं हैं। और इससे क्या हुआ, जो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल ही बेकार रही, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनकॉन्क्लूसिव, एंड इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। जब गांधी जी रिप्रेजेंट करने गए पूरे इंडिया को, और इंडिया में मुस्लिम लीग और प्रिंसेस और BR अम्बेडकर कहने लगे कि हम तो नहीं मानते, ये हमारे तरफ से तो आई नहीं है। तो तब क्या हुआ, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये बिल्कुल ही यूजलेस हो गई थी, एंड गांधी जी आ गए वापस। उस समय पे लॉर्ड विलिंगडन बन गए थे वह हमारे न्यू लॉर्ड, और वो बहुत ज़्यादा ही अनसिम्पथेटिक थे टूवर्ड्स इंडिया, उन्हें बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं थी इंडिया से। एंड उनका एक प्राइवेट लेटर निकल के आया था जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत गलत लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये तो अपने आप को पता नहीं क्या ही बनते हैं, और इंडिया के लोग पागल हैं, इनको अपना कुछ भगवान का रूप समझते हैं, एंड इनको होली समझते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने गांधी जी के लिए अपनी सिस्टर को प्राइवेट लेटर में लिखी हुई थी। आई डोंट नो ये बुक में क्यों बताया है, बट दिस इज मेंशन दैट लॉर्ड विलिंगडन ने अपनी बहन को एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने ये सब गांधी जी के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद 1935 में हमारा बनता है न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जस्ट हैव टू रिमेंबर द डेट, बड़े हो जाओगे थोड़े और तो पता चलेगा तुम्हें इस एक्ट के अंदर क्या था। तो 1935 में न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, और इसके तहत क्या होता है, 2 साल बाद ईयर इलेक्शन होते हैं। क्या होता है? इलेक्शन होते हैं, इसमें सीटें मिल जाती हैं हमारी कांग्रेस को। 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज मतलब क्या हुआ कि सब लोगों को वोट नहीं था, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में तो 18 साल से ऊपर हर एक को वोट होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज में सबको हक नहीं था वोट का। जब ये न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ तो इसमें क्या होता है, देखो कि जो कांग्रेस है उसको भी जो इलेक्शन होने थे उसमें थोड़ी सी हक दे दिया जाता है, यानी कि सीटें दे दी जाती है। कांग्रेस कॉन्टेस्ट करती है 2 साल बाद इलेक्शन को, और क्या होता है 8 में से 11 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यानी कि प्रोविंसेस ले लो, यूनाइटेड प्रोविंस ले लो, और जितनी भी प्रोविंसेस थी वहां पे इलेक्शन हुए, कांग्रेस का जो मेंबर जीता, रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट जीता, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब वो प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट का है, वो
था तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही, बट वो वर्क करता था अंडर द ब्रिटिश ऑफिशियल। तो क्या हुआ, हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल गई हमारे को खुद को क्या करने की, गवर्न करने की। पूरी ऑटोनॉमी नहीं देते थे, हमको थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी देते थे। ऑटोनॉमी मतलब खुद को गवर्न करने की पावर। तो प्राइम मिनिस्टर अब बन गए थे। फिर क्या होता है हमारा, सितंबर 1939 के अंदर द वर्ल्ड फेमस सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है दो पावर्स थी, एक्सिस पावर एंड अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन थी हमारी, यू हैव टू टेल मी, बताओ बताओ कौन सी थी हमारी एक्सिस फोर्सेस में और अलाइड फोर्सेस में। तो अलाइड फोर्सेस में थी हमारी कौन कौन सी थी, यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन और फ्रांस। और एक्सेस फोर्सेस में हमारी थी जर्मनी, इटली, जापान। तो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जो एक्सेस पावर का जर्मनी था, उसका जो लीडर था एडोल्फ हिटलर, उसके जो हरकतें थी, जो कुछ भी वो नाजी के साथ करते थे एडोल्फ हिटलर, उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे गांधी जी भी और नेहरू जी भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये ब्रिटेन की, हमारा ब्रिटेन किससे लड़ रहा था, ब्रिटेन तो जर्मनी से लड़ रहा था। धरनी के अलाइड पावर वर्सेस एक्सेस पावर थी, एक्सेस वाला जर्मनी, अलाइड वाला ब्रिटेन। तो क्या बोला गांधी जी और नेहरू जी ने डिसाइड करा कि ठीक है, हम इन ब्रिटिशर्स की वॉर करने में मदद कर देंगे, यानी कि हम इनको सपोर्ट करेंगे कि हाँ लड़ो, हिटलर से वॉर करो। एंड एज अ रिजल्ट हम इनको कहते हैं कि जब वॉर खत्म हो जाएगा तो हमें इंडिपेंडेंस दे देना, हमें आज़ादी दे देना। अगर तुम वॉर जीत गए तो हमें आज़ादी दे देना, हम तुम्हारी वॉर लड़ने में हेल्प करेंगे। ब्रिटिशर्स साफ साफ इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं करेंगे हम। तो क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि अब तो बिल्कुल ही हम कुछ भी करें, ये तो हमें फ्रीडम देने को तैयार ही नहीं है, ये तो भारत छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं है। तो अक्टूबर 1939 के अंदर कि जितने भी मिनिस्टर्स थे, यानी कि जो ये प्राइम मिनिस्टर्स बने थे ना 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंस के अंदर, ये सब रिजाइन कर देते हैं। कहते हैं हमें नहीं चाहिए ऑटोनॉमी तुम्हारी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे से, हम तुम्हें अब भगा के ही दम लेंगे। एंड 1940 से 41 तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके लीडर्स छोटे बड़े हर जगह पे सत्याग्रह कर रहे होते हैं और थोड़े थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से इन ब्रिटिशर्स को हटा दिया जाए। और उस समय पे इंडिया के अंदर देखो एक और प्रॉब्लम खड़ी होकर आ जाती है, कौन सी, हमारी मुस्लिम लीग की, जिसने डिमांड करनी शुरू कर दी थी ऑफ द सेपरेट नेशन। कब से शुरू कर दी थी, ऑटोनॉमी की, पहले सीटें मांगी, ऑटोनॉमी मतलब पार्लियामेंट में सीट्स वगैरह मांगी, उसके बाद में इन्होंने एक 2 नेशन थ्योरी तक मांग ली थी। तो न्यू डिमांड्स शुरू हो गई थी हमारी मुस्लिम लीग से इन द मार्च 1940। और अब इंडिया के अंदर एक 3D स्ट्रगल हो गया था बिटवीन द ब्रिटिशर्स, मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 3 हिस्सों में हमारा इंडिया बढ़ गया था। ये तीनों आपस में अब 3D स्ट्रगल लड़ रहे थे। इसमें आपके तो 3D स्ट्रगल चल रहा होता है बिटवीन द मुस्लिम लीग, ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय पे देखो एक चीज होती है, उस समय पे ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ऑल पार्टी गवर्नमेंट चल रही होती है। तो ऑल पार्टी गवर्नमेंट के जो लेबर मेंबर्स, यानी कि जो लेबर पार्टी के मेंबर्स थे, दे वर सिंपैथाइज टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि वो अब थोड़ा सा इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। वो चाहते थे दैट इंडिया शुड बी फ्रीड। बट जो उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। हु वाज ही, कौन थे वो, विंस्टन चर्चिल। कौन नहीं जानता विंस्टन चर्चिल को, सबसे यू कैन से दैट कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं ब्रिटेन के। तो उस समय पे विंस्टन चर्चिल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे ब्रिटेन के। तो वो कहते हैं कि मैं ब्रिटेन को लिक्विफाई नहीं होने दूंगा, यानी कि आई विल नॉट डू द लिक्विडेशन ऑफ ब्रिटिश। यानी कि लिक्विडेशन मतलब कि मैं अपने हाथों से अपने देश को मार नहीं दूंगा, ख़त्म नहीं कर दूंगा मैं ब्रिटेन को। एंड हम कोई भी इंडिया को अभी नहीं छोड़ेंगे। एक तरीके से मतलब यही हो गया दैट ही विल नॉट लीव, वो इंडिया को फ्रीडम नहीं देंगे, ठीक है। एंड वो ये भी कहते हैं कि मैं कोई हमारी क्वीन का पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। तो ही सेड ही विल नॉट डू द लिक्विडेशन ऑफ ब्रिटेन। उस समय पे इंडिया के अंदर कौन से सर चल रहे होते हैं, कौन से वाइसरॉय लॉर्ड होते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं हमारे गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं, उनको कुछ नेगोशिएशंस करते हैं कि आप, हम तुम्हें ये देंगे, तुम इंडिया को छोड़ के चले जाओ। तो मोस्टली इस समय पे ब्रिटिशर्स को हमारी ज़रूरत थी। और वो ज़रूरत क्यों थी, ब्रिटिशर्स को हमारी ज़रूरत थी बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इस समय पे फोर्सेस की ज़रूरत थी, तो दे वांटेड दैट इंडिया उनके लिए लड़े। तो क्या हुआ, इंडिया की हेल्प मांगी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कह
दिया कि ठीक है इंडिया हेल्प कर देगी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, बट तुम हमें अपनी डिफेंस मेंबर बना लो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। किसका? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी ब्रिटेन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। उन्होंने कहा तुम हमसे वॉर लड़वाना चाहते हो तो हमें अपना डिफेंस का मेंबर बना लो, हमारे को भी थोड़ी सी पावर दे दो। तो उस समय पे ये नेगोशिएशन हो रही होती है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स की, गांधी जी की और नेशनल कांग्रेस की, वो ब्रोक डाउन हो जाती है। दैट मीन्स वो हमें किसी भी तरीके की पावर देने के हक में नहीं थे, वो सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो विद दिस आपका टॉपिक 3 डायलॉग भी कंप्लीट हो गया। जो इसमें मेन था, हमने क्या पढ़ना है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कब साइन हुआ था 1935 के अंदर, और उसके तहत क्या हुए थे? इलेक्शंस हुए थे रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज में 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंस हो गई थी। फिर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ एंड उस समय पे क्या हुआ? जो विंस्टन चर्चिल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ही रिफ्यूज टू गिव फ्रीडम टू द इंडिया। ओके, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था। एंड क्यों इतना सक्सेसफुल रहा हमारा दांडी मार्च? दैट 3 रीजंस यू हैव टू स्टडी। एंड गांधी इरविन पैक्ट क्या था एंड व्हाई इट वाज क्रिटिसाइज्ड, तो ऑल दिस यू हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक, यही इंपॉर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक 4। दिस चैप्टर्स आर वेरी लेंदी, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे को वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझाती हूँ। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे हैं एक टॉपिक को समझाने में। तो अगर तुमने ये पूरी वीडियो देख ली तो एक ही बारी में चैप्टर खत्म। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। 4 स्टार्ट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड अब इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे आज। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। देखो, जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे हमारे वाइसरॉय के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भी लास्ट में मैंने अभी पढ़ाया, और जो हमारी महात्मा गांधी, वो फेल हो जाती है। क्यों? जब हमने बोला हमें एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दो, डिफेंस काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दो, तो वो मना कर देते, तो वो मिशन खत्म। अब क्या करते हैं? गांधी जी अपना 3rd मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट होता है कब होता है? अगस्त 1942 के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बीच में जब गांधी जी को जेल होती है तो यंगर एक्टिविस्ट, अब यंग नए यूथ आ रहा था इस स्ट्रगल के अंदर आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जयप्रकाश नारायण, जो सोशलिस्ट कांग्रेस थे, यानी कि वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे एंड ही वाज अ कांग्रेसमैन, तो वो बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे होते हैं, काफ़ी सारा वो एक्टिविटीज़ करते हैं टू मेक द क्विट इंडिया मूवमेंट पॉसिबल। अब 2 शहरों के बारे में बताया हमें, सतारा इन द वेस्ट, महाराष्ट्र में है ये, एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट। देखो क्या होने लगा इस समय पे, लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनानी शुरू करी, जिसे सतारा का बता रखा है। लोकल लोगों ने अपने बीच में से लोगों को चूज कर लिया जो गवर्नमेंट चलाएंगे, कुछ लोकल दल चूज कर लिए जो पुलिस का काम करेंगे, एंड कुछ ऐसे लोगों को चूज कर लिया जो न्याय दिलाएंगे। तो एक इंडिपेंडेंट अपनी खुद के गवर्नमेंट हर एक छोटे शहरों ने, बड़े शहरों ने, विलेजेस ने बनानी शुरू कर दी कि वी विल नॉट लिसन टू द ब्रिटिशर्स, वी आर हैविंग आवर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड, और 1 ईयर तक ये बहुत जोरों शोरों से चला हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, और ब्रिटिशर्स इसको सप्रेस यानी कि इसको रोक नहीं पा रहे थे। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इट ऑल्सो ब्रॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर, एंड जो कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने कॉलेज तक छोड़ी, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई दांव पे लगा दी, एंड वो जेल जाने तक को तैयार हो गए थे। इस समय पे जिन्ना, द वेरी लीडर हमारे जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा करा एंड ही स्टार्टेड हिज वर्क, और उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस यानी कि एक्सपैंड कर दिया उन्होंने अपना काम करना, एंड उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगे इन पंजाब एंड सिंध। ऑल्सो पंजाब एंड सिंध में मेजोरिटी में तो हिंदू ही थे, बट काफ़ी सारे मुस्लिम लोग भी रहते थे, तो इन्होंने अपना फोकस इन 2 जगहों पे करा। एंड जून 1944 के अंदर अब जो हमारे महात्मा गांधी थे वो जेल से बाहर आ जाते हैं। बीच में ये जेल में गए थे ना, तो ये जून 1944 के अंदर जेल से वापस आ जाते हैं। जैसे ही जेल से ये बाहर आते हैं, ये जिन्ना जी से बातचीत करते हैं। क्यों? देखो अभी ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, एंड अब ये हिंदू मुस्लिम जो बीच में आ रहा था, तो उससे और ज्यादा फेड होता जा रहा था हमारा फ्रीडम प्रोसेस। तो गांधी जी जैसे ही बाहर आते हैं, वो जिन्ना जी से बात करते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंस है इनको हमें खत्म कर देना चाहिए, बट वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एंड 1945 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है ब्रिटेन के अंदर, जो सिंपैथाइज्ड होती है टुवर्ड्स इंडिया। वो इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए, बट वही विंस्टन चर्चिल मना कर देते हैंगे। तो वाइस रॉयल लॉर्ड
वेविल, वाइस रॉय लॉर्ड वेविल जो हैंगे वो क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, इस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, अभी लास्ट में बताया मैंने, उन्होंने सीटों से रिजाइन कर दिया था, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी हक। तो उस समय पे वेविल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठे लाते हैं एंड हमारे को उनको मनाते हैं कि सत्याग्रह वगैरह छोड़ो, लेट्स डू द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 1946 के अंदर एक फ्रेश इलेक्शन होता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। जैसे कि हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के, आप कहाँ रहते हो, आप गुजरात में रहते हो, यूपी में रहते हो, आपके चीफ मिनिस्टर इलेक्शन होते हैं ना, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था वहां उस जमाने में हुआ 1946 के अंदर फ्रेश इलेक्शन, जिसको बोला गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि उस समय पे स्टेट्स होती थी और एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स, जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में होती थी उनको प्रोविंशियल कहते थे एंड दूसरी वाली को क्या कहते थे, प्रिंसली स्टेट। ओके, तो जो रिजल्ट क्या हुआ हमारे इन फ्रेश इलेक्शन का, कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल, यानी कि मेनली जो जनरल कैटेगरी थी उन्होंने, कांग्रेस को ही सीटें मिली, बट जो लीग थी मुस्लिम लीग उसकी सीटें रिजर्व थी। क्यों, बिकॉज ऑब्वियस मेजोरिटी तो हिंदू ही थे और जनरल कैटेगरी के लोग थे, तो उन्होंने तो ऑब्वियस इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट करा था, इसलिए जो हमारे मुस्लिम्स थे, मुस्लिम लीग थी, उनके लिए सीटें रिजर्व थी। एंड इनफैक्ट दलित्स जो थे उनके लिए हमारा पूना पैक्ट साइन हुआ था एंड उनके लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो दिस वॉज द फ्रेश इलेक्शन जो 1946 में हुए थे। अब जब ये इलेक्शन हो गया, सबको ठीक से हो गया, तो इन्होंने हमारे को एक मिशन हमारे सामने लेकर आए, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में इन्होंने कहा कि वी विल नॉट गिव यू द फुल ऑटोनॉमी, जैसे काम चल रहा है ब्रिटिशर्स भी और इंडियंस भी मिलकर इंडिया को चला लेंगे। तो इस चीज़ को लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपनी फुल ऑटोनॉमी चाहिए। एंड उसके बाद अगले कुछ दिनों के में उसके अंदर जो जिन्ना जी थे उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि जैसे ही हमारे इलेक्शन हुए ना, तो फिर ब्रिटिशर्स हमारे सामने एक प्लान लेकर आ गए कि आराम से रहते रहते हैं ना, यहाँ पे रह तो रहे हैं हम लोग। तो क्या था वो डायरेक्ट एक्शन डे, उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड फॉर पाकिस्तान। क्या करा, हमारे पाकिस्तान की डिमांड कर दी, किसने, जिन्ना ने ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रख दी कि लेट्स डू द पार्टीशन। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है इंडिया के अंदर, टू नेशन थ्योरी बताई कि इंडिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन बना दो, पाकिस्तान हमें छोड़ के जाने से पहले। तो जब ऐसा कुछ हुआ, जब ऐसी थ्योरी आई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी एंड इसकी वजह से हिंदू एंड मुस्लिम के डिफरेंसेस बढ़ने लग गए। 16 अगस्त 1946 से ब्लडी रायट्स, यानी कि खून खराबा और दंगे फसाद होने लग गए। पहले बंगाल में हुए, फिर यूपी में हुए, बिहार में हुए, बिटवीन द कम्युनिटीज। और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम आपस में लड़ मर जाए। तो देयर मिशन वॉज सक्सेसफुल एंड एट द एंड ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फरवरी 1947 को जो वाइस रॉय हैं हमारे चेंज हो जाते हैं, वाइस रॉय वेविल से वाइस रॉय माउंटबैटन आ जाते हैं। इनका नाम आपको जरूरी याद रखना है क्योंकि यही वो पीरियड था जब हमें क्या मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फरवरी 1947 में वाइस रॉय चेंज होते हैं, वेविल से माउंटबैटन, एंड कुछ समय बाद हमें इंडिपेंडेंस उसके मिल जाता है। और जब ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस हमें देते हैं, यानी कि माउंटबैटन जी हमें इंडिपेंडेंस देते हैं, तो साथ साथ में इंडिपेंडेंस देने के साथ साथ ये हमें डिवाइड भी कर देते हैं, एक बॉम्ब फोड़ देते हैं हमारे सर पे ये कि इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो इस तरीके का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया हमारा। एंड फॉर्मली 1947 में हम लोगों को इंडिया को उसकी ऑटोनॉमी ग्रांट हो जाती है। कब होती है? 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। और जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन दिल्ली में प्रोलॉन्ग्ड अपलॉस हुई, यानी कि बहुत देर तक तालियां बजती रहीं, बहुत देर तक। किसके लिए? हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जो कितने समय से वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। वो रहते रहते साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं, वो आए, उन्होंने इतना ज्यादा वर्क करा फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस, उनके लिए तालियां बजी एंड बहुत ज्यादा नारे लगे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो विद दिस आपका टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट कंप्लीट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जून 1944 में महात्मा गांधी आजाद हुए, उसके बाद 46 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए। फिर जब इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान दिया तो उस समय पे हमने नहीं माना, हमें अब अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो वी सेड वी विल नॉट अग्री विद दिस प्लान। अब जिन्ना जी ने टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव रख दिया और जब बिल्कुल ब्रिटिशर्स मान गए थे हमें आजाद करने के लिए, दैट यस अब हम इंडिया को आजाद कर देंगे, उस समय पे ये एक जाते जाते एक बम छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं ये? हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का ये पार्टीशन करवा देते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म, बस लास्ट के 2 टॉपिक्स पढ़ दे और ये चैप्टर
द लास्ट हेरोइक डेज। तो देखो, सबसे पहली बात पहले बता रही हूँ कि जब पार्टीशन हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो जो भी जश्न मन रहे थे आज़ादी के, उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा था? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान थे बिकॉज ऑफ द वायलेंस जो क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। दोनों ही साइड पे मुस्लिम्स भी मर रहे थे, हिंदू भी मर रहे थे। इससे गांधी जी बहुत परेशान थे और वो अलग अलग शहरों में जा रहे थे, और जिस जिस शहर में वो जा रहे थे वहाँ वायलेंस कम हो रहा था। उन्होंने वहाँ जाके फास्ट करा और लोग गांधी जी की इज्जत करते थे, इसलिए उनके जाने से वहाँ पे सिचुएशन ठीक हुई। तो 15 अगस्त को सेलिब्रेशन में वो शामिल नहीं हुए। वो समय पे कैलकाटा के अंदर थे और उन्होंने 24 आवर्स का फास्ट रखा था। क्यों रखा था उन्होंने फास्ट? कि उन्होंने कहा कि मुझे फ्रीडम तो मिल गया, जो मेरी एक दिल में मेरे एक विश थी, मेरी एक हार्ड अर्न्ड विश थी कि मुझे फ्रीडम मिल जाए, हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल जाए, वो तो मिल गया, बट इट केम एट अ प्राइस। बट एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमें उस फ्रीडम की। क्या? कि हमें अपने में से हमें अपना एक दिल का टुकड़ा बाहर निकालना पड़ा। दैट मीन्स हमें पार्टीशन को झेलना पड़ा, हमें पाकिस्तान को बनाना पड़ा, हमें इंडिया को अपना एक पार्ट को अलग करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी इस चीज से बहुत परेशान थे और पार्टीशन कोई पीसफुल नहीं हुआ। कितने दंगे हुए हमने इतनी मूवीज में देखा आज के टाइम पे, तो उससे गांधी जी बहुत ज्यादा परेशान थे। और सितंबर और अक्टूबर में गांधी जी विजिट करते थे रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, और वो दर्द देखते थे लोगों का जो हालत हुई थी पार्टीशन के बाद, और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। डीजी तेंदुलकर ने उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या, जब वो जाते थे रेफ्यूजी कैंप्स में और उसके बाद भी वो कहते थे कि ठीक है ब्रिटिशर्स ने तो पार्टीशन कर दिया, बट स्टिल वो हमारे फ्रेंड्स ही हैं, हम लोग ही हैं जो वहाँ से वहाँ गए हैं। गांधी जी से कहते थे कि जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं अब उनको पीस से रहना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन कर दिया तो कर दिया, बट स्टिल जो जनता है दोनों देशों की, उनको पीस और हार्मनी के साथ रहना चाहिए, ऐसा हमारे गांधी जी कहते थे। ठीक है। और गांधी जी ने क्या कहा? रेजोल्यूशन फॉर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसको सपोर्ट करती थी। देखो क्या हुआ, इन्होंने तो रीजनल बेसिस पे पार्टीशन कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जहां हिंदू रहते हैं उसको इंडिया बना देंगे, जहां मुसलमान रहते हैं उसको पाकिस्तान बना देंगे। ठीक है। तो 2 पाकिस्तान बने हमारे, एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, 2 पाकिस्तान बन गए। अब क्या हुआ? देखो, ऐसा नहीं हुआ कि पार्टीशन के बाद इंडिया में कोई मुस्लिम बचे ही नहीं, अभी भी बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया के अंदर बचे थे। तो अब ये हो गया कि उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या उन्हें इंडिया में ही रहने दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या निकला? दैट वी आर अ सेक्युलर नेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यही बिलीव करती थी, वो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करती थी। इंडिया देश है, सबका देश है, हर एक धर्म का, हर एक जाति का इंडिया देश है। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 नेशन थ्योरी को कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा जो जहां रह रहा है पीसफुली रहेगा इंडिया के अंदर। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन एंड माइनॉरिटी विल बी प्रोटेक्टेड, यानी कि जो कुछ भी बचा है इंडिया के अंदर दे ऑल विल बी प्रोटेक्टेड, हर एक को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। दिस वॉज द गांधी जी फाइनेस्ट ऑनर। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम एंड सभी धर्म के लोग इंडिया में बिल्कुल ही पीसफुली रहे एंड हर एक को सिटीजनशिप इंडिया की दे दी जाए, एंड जो लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं उनके साथ भी बहुत पीसफुल रिलेशन एज अ फ्रेंडशिप हम लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। वाई? बिकॉज पार्टीशन तो ब्रिटिशर्स ने करवाया है, वी आर द सेम पीपल, एंड हम लोगों को फ्रेंडशिप अपनी मेंटेन करनी चाहिए। दिस इज व्हाट गांधी जी सेट। अब गांधी जी दिल्ली गए, पंजाब गए और बंगाल गए, जहाँ पे भी वो जाते थे तो वो इन एरियाज में जा रहे थे जो अब पाकिस्तान बन रहे थे। तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान से लोग आए, जो वहाँ से रेफ्यूजी आए, हिंदू आए, सिख्स आए, तो उस समय पे 2-3 हर एक कम्युनिटी के लोग मरे थे। तो जो हिंदू एंड सिख कम्युनिटी के लोग थे वो गांधी जी से गुस्सा हो गए। क्यों? बिकॉज दे सेड दैट हमारे लोग भी मर रहे हैं, आप हमारे लिए तो कुछ नहीं कह रहे हो, यू आर जस्ट प्रेजिंग द अदर कम्युनिटी। इस तरीके की बातें होने लग गई बिकॉज गांधी जी जा ही नहीं पाए उन एरियाज में जहाँ से पंजाब से और हमारा बाकी एरिया से जहाँ से हिंदूज़ से आए थे। तो उनको जो बाकी लोग थे दे सेड दैट यू आर द अपीजर ऑफ मुस्लिम्स। कई लोग उनको ये कहने लगे थे यू आर द अपीजर ऑफ मुस्लिम्स। और इस वजह से गांधी जी के ऊपर 20 जनवरी 1948 को लाइफ अटेम्प्ट होता है, यानी कि उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, बट उस समय वो बच जाते हैं और एक दोबारा उनके ऊपर अटेम्प्ट है तो उस लाइफ अटेम्प्ट में वो बच जाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1948 को जो डेली प्रेयर होती है उसमें गांधी जी बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो उसमें गांधी जी की काफ़ी सारी लाइन्स दे रखी है बुक में, यू हैव टू रीड थ्रू इट। उसमें जो गांधी जी मेन थिंग कहते हैं वो कहते हैं द वर्स्ट इज ओवर। ही सेड ब्रिटिशर्स चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, पार्टीशन भी हो गया है, द वर्स्ट इज ओवर। अब वो कहते हैं कि फाइनली अब हम लोगों को
फ्रेंडशिप के साथ रहना चाहिए। वही चीज़ गांधी शुरू से लेकर आखिर तक अटेम्प्ट करते रहते, बार बार यही कहते रहते हैं कि पार्टीशन अगर हो भी गया तब भी कॉर्डियल रिलेशन बना के रखने चाहिए इंडिया की जनता को और पाकिस्तान की जनता को, और हम लोगों को फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए। और उनकी यही बात जो हिंदूज थे उनको नहीं पसंद थी। वाई? बिकॉज दोनों ही कम्युनिटी का बहुत नुकसान हुआ था एंड उस समय पे बहुत ज़्यादा एंगर था हर एक कम्युनिटी के अंदर, एंड इसलिए गांधी जी को अपीजर ऑफ मुस्लिम बोला जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ लोग आए एंड उन्होंने उनकी जान ले ली। कब? 30 जनवरी 1948 को एक यंग मैन, एक नौजवान ब्राह्मण थे जो पूना के, कौन थे? वी नो हिम, नाथुराम गोडसे। वो आते हैं एंड गांधी जी को असैसिनेट करते हैं, वो गांधी जी को गोली मार देते हैं। एंड वो क्या कहते हैं गांधी जी को? वही वो कहते हैं तुम अपीजर ऑफ मुस्लिम्स हो, तुम्हें सिर्फ मुस्लिम्स की पड़ी है, तुम हिंदूज एंड सिख्स जिनको रेफ्यूजी कैंप में वो जो पाकिस्तान से आए हैंगे उनके लिए तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। तो इस वजह से उनको मार दिया जाता है। और गांधी जी की डेथ वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रीफ। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में गांधी जी की डेथ का हर एक को दुख हुआ। जब गांधी जी की डेथ हुई तो जहाँ पे भी पार्टीशन के बाद थोड़े बहुत दंगे चल रहे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। पूरा नेशन रोया था, पूरा वर्ल्ड रोया था गांधी जी के मरने पे। तो जॉर्ज ऑरवेल एंड आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भी परेशान हुए थे। गांधी दे वर ग्रीव्ड व्हेन गांधी जी डाइड। एंड जो टाइम्स मैगजीन थी उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ को एसोसिएट करा विद गांधी जी इज डेड। अब्राहम लिंकन के लिए वर्क करते थे, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर का डिफरेंस खत्म हो, वो भी उसके लिए वर्क करते थे। एंड गांधी जी भी हिंदू, मुस्लिम एंड ऑल दीज रिलीजन के ऊपर वो डिफरेंसेस नहीं चाहते थे, वो भी उन चीज़ों के लिए वर्क कर रहे थे। तो अब्राहम लिंकन की डेथ को एसोसिएट करा गया विद द डेथ ऑफ द गांधी जी, और कहा गया कि इनकी डेथ को लोगों को समझना आसान नहीं है, लोग समझते नहीं है इन बड़े बड़े फिलोसोफर्स की बातों को, एंड दे टुक देम इजीली। अब विद दिस हमारा द लास्ट हेरोइक डेज कंप्लीट हो गया। हमें समझ में आ गया वाई गांधी जी को शॉट, क्यों उनको मारा गया था, एंड उनके मरने से हर एक को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक 6, नोइंग गांधी। अब हमें इतना सब कुछ गांधी जी के बारे में कैसे पता चला? तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक गाइस। बुक में बहुत टफ लैंग्वेज में दे रखा है, कुछ भी नहीं है। ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें बेसिकली देयर इज नथिंग, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये जो कीवर्ड्स लेके हैं यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम। इंस्टाग्राम नोट्स में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, यू नो दैट। तो लेट्स स्टडी। तो सबसे पहला है पब्लिक वॉइस वर्सेस पब्लिक प्राइवेट स्क्रिप्ट। तो देखो इसमें लेटर्स एंड लेटर्स दे गए हुए हैं गांधी जी के, जो उन्होंने पब्लिक के लिए लिखे थे, और जो उन्होंने प्राइवेट लिखे थे, यानी कि गांधी जी ने अपनी किसी फ्रेंड को लिखे, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखे, गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे, तो उनके लेटर्स। तो उसमें हमें ये बताया गया, देखो जो गांधी जी के कुछ ऐसे लेटर्स थे वो प्राइवेट तो थे बट फिर भी उनकी जो लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि कल को अगर वो अखबारों में छप जाए तो गलत ना। जैसे कि तुम अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो तो तुम कुछ भी उसमें लैंग्वेज कैसे भी लिख सकते हो, कोई और पढ़ेगा तो उसे अजीब लगेगा ना, तो तुम बातें कर रहे हो कि नहीं, बट जो उसमें लैंग्वेज यूज हुई थी वो बहुत ही अंडरस्टेटेड लैंग्वेज थी, बहुत ही अच्छी खासी लैंग्वेज थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे जो वो लीडर्स थे उन्हें पता था कि आगे चल के फ्यूचर में वही जो लेटर्स हैं वो पब्लिसाइज हो सकते हैं, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छी खासी लैंग्वेज उसमें यूज करते थे। तभी लिखा है पब्लिक वॉइस प्राइवेट स्क्रिप्ट, यानी कि जिनके प्राइवेट लेटर्स भी होते थे ना उसमें भी वो लोग हर एक बात को, इशू को हाईलाइट करते थे, बहुत समझदारी से वो चलते थे। एंड जवाहरलाल नेहरू ने उनके जो गांधी जी के बीच के लेटर्स थे उनकी एक बुक बना के भी पब्लिश करी थी, वो सब आपके बुक में दे रखा है। दैट आई विल टीच यू इन द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री के हर चैप्टर की सोर्स बेस्ड वीडियो आपकी अलग बनेगी, बिकॉज अभी यहाँ पढ़ाऊंगी तो चैप्टर वीडियो एटलीस्ट 2 घंटे की बन जाएगी अगर मैंने सोर्स भी पढ़ाने लगी तो सोर्स वीडियो आपको अलग से मिलेगी, दैट यू हैव टू सर्च, मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे। तो लेटर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में यही है कि गांधी जी जो भी लिखते थे अगर वो किसी अपने फ्रेंड को भी लिख रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि कल को वो अखबार में छप जाए तो उसका कुछ मीनिंग हो। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग अ पिक्चर। अब इसमें बताया गया है कि हमें गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से उनके बारे में पता चल रहा है। अब ऑटोबायोग्राफी बंदा खुद लिखता है तो वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सब कुछ लिख रहा है, अपने दिमाग के हिसाब से सब कुछ लिख रहा है। तो दैट मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं वो उसके पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ मैं वही तो लिखूंगी। तो हमें ये बताया गया कि जब हम ऑटोबायोग्राफी को रीड करते हैं ना तो हमें जो बातें वो इंसान नहीं बता रहा है जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि वी शुड नो व्हाट ऑथर टेल्स बट वी शुड अंडरस्टैंड थ्रू द साइलेंस, यानी कि जो बातें ऑथर हमें नहीं बताना चाह रहा ना ऑटोबायोग्राफी में हमें उनको समझना चाहिए। तो इट्स अ यूजलेस टॉपिक, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। नेक्स्ट इज 6.3 थ्रू द आईज ऑफ पुलिस।
पुलिस है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया हमें कि एक हमें गांधी जी के लेटर्स से उनके बारे में पता चला, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी से, तीसरा पुलिस रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, इतने सारे मूवमेंट हुए, दांडी मार्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो पुलिस तो थे, ऑफिसर्स तो थे, तो वो रिपोर्ट लिखते थे ब्रिटिश को, ब्रिटेन में बड़े बड़े वाइस रॉयस को, लॉर्ड्स को, तो उनमें जो वो लिखते थे वो एक हमारी अच्छी खासी सोर्स है। तो देखो उनमें सरासर झूठ लिखा होता था। अगर देखो उसमें क्या होता था, जो लोकल पुलिसमैन होते थे वो सब कुछ सच जाके अपने हाई ऑफिसर को बताता था, बट जो हाई ऑफिसर है वो जो सोर्स होती थी उस तक सच्चाई नहीं पहुंचाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कॉलोनियल पुलिस रिकॉर्ड है उसकी एक 4th नाइट रिपोर्ट होती थी। 4th नाइट रिपोर्ट मतलब 15 दिन में एक बार एक रिपोर्ट छपती थी ऑफ होम डिपार्टमेंट। बुक में एग्जाम में आ सकता है किस में रिपोर्ट छपती थी, 4th नाइट रिपोर्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट जाती थी ब्रिटेन में। एंड उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करी है इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, पीपल तो बहुत खुशी से जो ब्रिटिश राज है उसमें फ्लरिश कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, गांधी जी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी बातें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटेन को ऐसी ऐसी बातें बताते थे, वो अपने वाइस रॉयस को, लॉर्ड्स को ऐसी बातें बताते थे अपनी रिपोर्ट्स में लेके। तो दैट मीन्स वो सरासर झूठ था। तो ये जो पुलिस रिकॉर्ड है दे आर नॉट रिलायबल बिकॉज वो खुद से डरते थे उनकी एक्शंस को देख के। जैसे लोग कोई खुश थोड़ी थे ब्रिटिश राज के अंदर, तो वो झूठ लिखते थे जिस दैट कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा एंशियस ना हो। नेक्स्ट इज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर में गांधी जी के बारे में, नेशनल स्ट्रगल के बारे में, इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी कि यूरोप के न्यूज़पेपर में भी, और रीजनल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि इंडिया के हर कितने सारे न्यूज़पेपर थे इंडिया के अंदर, उन सब में छपता था। नेशनल मूवमेंट हो गया, गांधी जी के बारे में, हर एक के बारे में छपता था। तो उसमें भी दैट इज़ नॉट अनप्रेजुडाइज्ड। अनप्रेजुडाइज मतलब वर्ड यही हो गया कि सब अपने नज़रिए से लिखेंगे। अब जो बात हमें अपने लिए सही लगे ऑब्वियसली वो ब्रिटिशर्स को गलत लगेगी। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो लंदन के अकाउंट्स थे दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द इंडिया। क्यों? हम लंदन वालों के साथ एग्री थोड़ी करेंगे, वो हमारे पे रूल कर रहे हैं, हम उन्हें भगाना चाह रहे हैं। तो जस्ट यू नो द डिफरेंस। तो उन पे भी हम रिकॉर्ड्स पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी की लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में हमें सब कुछ पता चलता है फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और हमें इंडियन की थॉट्स भी पता चलती हैं अबाउट द गांधी जी। तो इट्स अप टू अस कि हम किन पे विश्वास करें, इंडियन न्यूज़पेपर पे विश्वास करें या यूरोपियन न्यूज़पेपर पे विश्वास करें, इट इज़ अप टू अस। तो इस टॉपिक में हम टेलिंग यू, बस मैंने पढ़ा दिया जिससे कि ये ना लगे कि बच्चे कहते हैं कि आपने टॉपिक छोड़ क्यों दिया। नॉट एट ऑल दैट मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी सोर्सेज हैं हमारी गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए, नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो पब्लिक प्राइवेट लेटर, और क्या हो गया, फ्रेमिंग अ पिक्चर फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी, सेकंड ऑटोबायोग्राफी की, थर्ड हो गई पुलिस रिकॉर्ड हो गए जिनमें हम रिलाई नहीं करते हैं, जिनमें सर झूठ लिखा होता है, एंड फोर्थ इज फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर कौन से, वर्नाकुलर लैंग्वेज के भी और यूरोप के भी। तो विद दिस चैप्टर कंप्लीट, तो आपका 13 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। विद दिस आपका बुक का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। 13 चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है एंड वी जस्ट हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट नाउ। हमारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है 1st से लेके 15 तक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो नीचे पिन कर रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और अगर आप इस वीडियो का पिन्ड कमेंट चेक करोगे, जो कमेंट पिन हो रखा है उसमें मैंने 1st से लेके 15 चैप्टर तक के हर एक हैंड रिटन नोट्स का लिंक दिया है। डायरेक्ट टू माई इंस्टाग्राम ID जाओगे, नोट्स खोलोगे और अपना काम आप कर सकते हो। हैंड रिटन भी है और टाइप फॉर्मेट में भी है, सब टू यू, तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को यहाँ से नोट डाउन करना है, दिस इज वेरी प्रिसाइज दैट आई हैव रिटन हियर, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर आल्सो। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी। सो आई एम डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प यू गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो क्लासमेट्स। एंड वन थिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।